आज हम एक ऐसे मामले की परतों को खोलेंगे जिसने एक दशक से भी ज्यादा पहले मतलब पूरे भारत की चेतना को झकझोर कर रख दिया था। हम बात करें 2012 के दिल्ली गैंगरेप केस की, जिसे देश निर्भया के नाम से जानता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस घटना के कानूनी और सामाजिक असर का बहुत गहराई से विश्लेषण करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस केस की मोटी मोटी बातें शायद हम सबको पता है, तो हमारा मकसद उन बातों को दोहराना नहीं है। सही बात है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस एक घटना में ऐसा क्या था कि ये यौन हिंसा के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक, कह सकते हैं, टर्निंग पॉइंट बन गई। कैसे इसने रातों रात देश के कानूनों और सड़कों पर उतरे लोगों के गुस्से को एक नई दिशा दे दी। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। बिल्कुल, आज की चर्चा का केंद्र यही है। ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का विश्लेषण है कि कैसे कभी-कभी एक भयानक हादसा समाज में बड़े बदलाव लाने की एक वजह बन जाता है। एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट की तरह। हाँ, एक कैटलिस्ट। हम देखेंगे कि इस मामले ने सिर्फ कानून की किताबों को नहीं, बल्कि आम लोगों की सोच और मतलब सरकार की जवाबदेही को कैसे हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए उस रात से शुरू करते हैं। 16 दिसंबर 2012। स्रोत हमें बताते हैं कि एक 23 साल की फिजियोथेरेपी इंटर्न अपने दोस्त के साथ फिल्म देखकर घर लौट रही थी। उन्होंने एक प्राइवेट बस ली और उस चलती बस में जो हुआ उसने पूरे देश को सन्न कर दिया। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि भारत में यौन हिंसा की घटनाएं दुर्भाग्य से पहले भी होती थीं, लेकिन इस मामले में जो क्रूरता की हदें पार की गईं वो अकल्पनीय थीं। बिल्कुल। और जब ये खबरें बाहर आईं तो लोगों का गुस्सा सिर्फ अपराधियों पर नहीं था, बल्कि वो पूरे सिस्टम पर था। ऐसा लगा जैसे सालों से दबा हुआ लावा फूट पड़ा हो। एक तरह का टिपिंग पॉइंट था वो। हाँ, लोगों को लगा कि बस अब बहुत हुआ। मुझे याद है वो समय ऐसा लग रहा था जैसे पूरा देश एक साथ जाग गया था। ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था। इंडिया गेट पर हजारों लोग जमा थे और देश के हर छोटे बड़े शहर में लोग सड़कों पर थे। हमारे स्रोत इस पर क्या कहते हैं कि इस बार का गुस्सा इतना जबरदस्त क्यों था? पहले क्यों नहीं हुआ ऐसा? देखिए, इसमें कई बातें एक साथ जुड़ गईं। पहली तो थी मीडिया की भूमिका। अच्छा। 24x7 न्यूज चैनल्स, और उस समय सोशल मीडिया भी नया नया फैल रहा था। तो ये खबर हर घर, हर मोबाइल फोन तक पहुंच गई। मतलब जानकारी का विस्फोट हुआ एक तरह से। बिल्कुल। दूसरी बात थी पीड़िता की अपनी पहचान। हाँ, वो एक आम मध्यवर्गीय लड़की थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली आई थी। तो लाखों युवा लड़के लड़कियां उससे खुद को जोड़ पा रहे थे। वो किसी और की बेटी नहीं, देश की बेटी बन गई। सही। और शायद तीसरी और सबसे बड़ी वजह अपराध की वो विभत्सता थी। हाँ, बिल्कुल। उसने समाज की उस सहने की सीमा को तोड़ दिया था जो शायद अब तक बनी हुई थी। पर इस जबरदस्त जन दबाव का असर वो हमें सीधे सीधे कानूनी कार्रवाई पर दिखा। आमतौर पर हमारे सिस्टम में चीजें बहुत धीमी गति से चलती हैं। हाँ। लेकिन यहाँ सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। हाँ, ये असाधारण था। दिल्ली पुलिस ने रिकॉर्ड समय में जांच पूरी की और चार्जशीट दायर की, और फिर सरकार ने मामले की सुनवाई के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया। अच्छा। ये अपने आप में एक संदेश था कि सरकार जनता के गुस्से को देख और सुन रही है। तो कुल 6 आरोपी थे। एक ने, जहां तक मुझे याद है, मुकदमे के दौरान ही जेल में आत्महत्या कर ली थी। जी। और बाकी बचे 5। उनमें से 4 वयस्क थे और एक नाबालिग। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सितंबर 2013 में, मतलब घटना के 9 महीनों के अंदर ही, 4 वयस्क दोषियों को मौत की सजा सुना दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। यहीं से हमारी न्याय व्यवस्था की जो जटिलताएं हैं वो सामने आती हैं। अच्छा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ दया याचिकाओं का दौर। वाज़ा होता है। तो इस मामले में भी ऐसा हुआ? इस मामले में दोषियों ने एक के बाद एक कई याचिकाएं और अपीलें दायर की। इसका नतीजा ये हुआ कि सजा सुनाए जाने और उस पर अमल होने के बीच लगभग 7 साल का लंबा फासला आ गया। 7 साल? हाँ, आखिरकार 20 मार्च 2020 को चारों को फांसी दी गई। इस देरी ने एक नई बहस खड़ी कर दी कि क्या न्याय में देरी भी एक तरह का अन्याय है? बिल्कुल है। तो ये तो हुई चारों बालिग दोषियों की बात। लेकिन इस केस में एक और पहलू था जिसने पूरे देश में एक अलग ही बहस छेड़ दी थी। हाँ, वो नाबालिग आरोपी। और वो बहस आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उस समय का जो कानून था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसके मुताबिक कोई व्यक्ति चाहे कितना भी गंभीर अपराध क्यों न करे, अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है तो उसे अधिकतम 3 साल के लिए सुधार गृह में ही भेजा जा सकता है। बस 3 साल? बस 3 साल।
उसे फांसी या उम्र कैद जैसी सजा नहीं दी जा सकती। और यही इस मामले में हुआ, उसे 3 साल बाद रिहा कर दिया गया। इस फैसले ने तो देश को 2 हिस्सों में बांट दिया था। हाँ बिल्कुल। लोगों का गुस्सा था कि इतने जघन्य अपराध में उम्र की रियायत कैसे दी जा सकती है। सही। इस बहस के 2 पहलू थे और दोनों ही अपनी जगह बहुत गंभीर थे। एक तरफ वो लोग थे जिनका मानना था कि अपराध की क्रूरता को देखते हुए उम्र कोई बहाना नहीं हो सकती। न्याय का तकाजा है कि उसे भी वैसी ही सजा मिले। लेकिन दूसरी तरफ बाल अधिकार कार्यकर्ता और कानूनी विशेषज्ञ थे। उनका क्या कहना था? उनकी दलील थी कि 18 साल से कम उम्र के अपराधी का दिमाग पूरी तरह विकसित नहीं होता। कानून का मकसद सजा देना नहीं बल्कि सुधारना होना चाहिए। अच्छा, और एक बच्चे को सुधार का मौका मिलना ही चाहिए। ये बहस सिर्फ निर्भया केस तक सीमित नहीं रही, इसने हमारे कानून की बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर दिए। और इसी बहस का नतीजा हमें बाद में कानूनों में हुए बदलावों में देखने को मिला। तो चलिए अब इस केस के असर पर आते हैं। क्या ये गुस्सा और ये आंदोलन सिर्फ कुछ दिनों की बात थी या इससे कोई ठोस जमीनी बदलाव आया? नहीं, इसका असर बहुत गहरा और स्थायी था। हमारे स्रोत इसे 3 बड़े सुधारों के जरिए समझाते हैं, जिन्होंने भारत के कानूनी ढांचे को हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव था आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013, जिसे निर्भया एक्ट भी कहा जाता है। ये बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है। मतलब इस कानून में ऐसा क्या खास था? खास ये था कि इसने यौन अपराधों की परिभाषा को ही बहुत व्यापक बना दिया। सोचिए, 2013 से पहले हमारे कानून में पीछा करना यानी स्टॉकिंग के लिए कानून नहीं था। कोई सीधा स्पष्ट कानून नहीं था, या ताक-झाक करना यानी वॉयरिज्म जैसे अपराधों के लिए भी नहीं। एसिड अटैक को एक अलग गंभीर अपराध के तौर पर परिभाषित नहीं किया गया था। अच्छा। इस कानून ने न सिर्फ इन अपराधों को परिभाषित किया, बल्कि इनके लिए सख्त सजा भी तय की। इसने बलात्कार के मामलों में सजा को और कड़ा कर दिया और कुछ मामलों में तो मौत की सजा का प्रावधान भी जोड़ा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े कानूनी बदलाव के लिए जनता का दबाव काम कर गया। हाँ, अक्सर हमारे यहाँ कानून बनने में सालों लग जाते हैं। बिल्कुल। क्या इस मामले ने सरकार और सिस्टम को एक तरह से मजबूर कर दिया था कि वो तेजी से काम करें? बिल्कुल। जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन किया गया। अच्छा। और उस कमेटी ने सिर्फ 29 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। सिर्फ 29 दिन? हाँ, और उस रिपोर्ट के आधार पर संसद ने बहुत तेजी से इस कानून को पास किया। ये दिखाता है कि जब जनता की आवाज एक सुर में उठती है तो सिस्टम को झुकना पड़ता है और तेजी से काम करना पड़ता है। ये भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी जीत थी, यकीनन। और दूसरा बड़ा बदलाव सीधे तौर पर उस नाबालिग दोषी वाले विवाद से जुड़ा था, है ना? जी, उस राष्ट्रव्यापी बहस का सीधा नतीजा था किशोर न्याय अधिनियम 2015। अच्छा। इस नए कानून में एक बड़ा और कह सकते हैं विवादास्पद बदलाव किया गया। ये तय हुआ कि अगर 16 से 18 साल की उम्र का कोई किशोर किसी जघन्य अपराध जैसे बलात्कार या हत्या में शामिल पाया जाता है, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये तय कर सकता है कि उस पर एक वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाए या नहीं। तो मतलब बोर्ड तय करेगा, ये ऑटोमेटिक नहीं है? नहीं, ये ऑटोमेटिक नहीं है। बोर्ड केस टू केस बेसिस पर तय करेगा। ये उस बहस का सीधा नतीजा था जिसमें एक तरफ न्याय की मांग थी और दूसरी तरफ सुधार का सिद्धांत। कानून ने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। और तीसरा बड़ा कदम था निर्भया फंड। जी। ये सिर्फ कानून बदलने तक सीमित नहीं था। नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ करने की कोशिश थी। हाँ, ये एक बहुत ही व्यावहारिक कदम था। 2013 में सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के शुरुआती बजट के साथ इस फंड की घोषणा की। 1000 करोड़। इसका मकसद था महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को पैसा मुहैया कराना, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीसीटीवी और जीपीएस लगाना। हाँ। हर जिले में वन स्टॉप सेंटर बनाना, जहां हिंसा की शिकार महिलाओं को कानूनी और मेडिकल मदद एक ही जगह मिल सके। महिला हेल्पलाइन नंबरों को मजबूत करना। लेकिन कानून बनाना एक बात है और उसे लागू करना दूसरी। अक्सर खबरें आती हैं कि निर्भया फंड का सही इस्तेमाल ही नहीं हो पाता। कई राज्यों ने तो सालों तक पैसा खर्च ही नहीं किया। और ये एक बहुत ही जायज आलोचना है। स्रोत भी इस बात का जिक्र करते हैं। फंड बनाना एक अच्छी मंशा को दिखाता है, लेकिन उसका सही और समय पर इस्तेमाल सुनिश्चित करना असली चुनौती है। सही बात है। ये हमें बताता है कि सिर्फ नीतियां बना देना काफी नहीं है, उन्हें लागू करने के लिए एक मजबूत राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति की भी जरूरत होती है। मतलब लड़ाई अभी भी जारी है। हाँ, ये दिखाता है कि बदलाव की लड़ाई अभी भी जारी है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरे मामले की विरासत को देखें
तो ये सिर्फ कुछ कानूनों का बदलना नहीं था, इसने देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चल रही पूरी बातचीत का रुख ही बदल दिया। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इसका महत्व कई स्तरों पर है। पहला, जैसा हमने बात की, सामाजिक जागरूकता। इस मामले ने रेप कल्चर, विक्टिम ब्लेमिंग जैसे विषयों को हर घर की डिनर टेबल तक पहुंचा दिया। लोग खुलकर बात करने लगे, जो पहले नहीं होता था। हाँ, ये चुप्पी टूटी। और दूसरा, कानूनी सुधार। बिल्कुल, जिनकी हमने विस्तार से चर्चा की। तीसरा, इसने कानून लागू करने वाली एजेंसियों पर एक दबाव बनाया। पुलिस की जवाबदेही और उनकी संवेदनशीलता को लेकर सवाल उठने लगे। सही। लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। और चौथा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, इसने महिलाओं से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया। सद तक ये मुद्दे अब नजरअंदाज नहीं किए जा सकते थे। तो हमने 2012 की एक भयानक रात की कहानी से शुरू करके उन व्यापक कानूनी और सामाजिक बदलावों तक का सफर तय किया। ये मामला इस बात का प्रतीक बन गया कि जब नागरिक एक साथ आवाज उठाते हैं तो बड़े से बड़ा बदलाव भी संभव है। इसने हमें दिखाया है कि नागरिकों की सामूहिक चेतना में व्यवस्था को बदलने की कितनी ताकत होती है। बिल्कुल। स्रोत हमें कानूनी और ढांचागत बदलावों के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं, लेकिन यहाँ एक विचार करने वाला सवाल ये भी है कि कानूनी बदलाव जमीनी स्तर पर सांस्कृतिक बदलाव में कैसे तब्दील होता है। बहुत गहरा सवाल है ये। कानून तो बदल गए, लेकिन क्या समाज की मानसिकता, महिलाओं के प्रति देखने का नजरिया और रोजमर्रा के जीवन में उनकी सुरक्षा की भावना में भी उतना ही बड़ा बदलाव आया है? मतलब कानून तो बन गया, पर सोच का क्या? समाज की सोच को बदलने और हर इंसान के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने की यात्रा शायद उससे भी ज्यादा लंबी और मुश्किल है, और वो यात्रा अभी भी जारी है।